दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है प्यार के रंग अलग अलग। दिन पूरा ढल चुका था और जनवरी की वह सर्द शाम सुरमई होने लगी थी जब फ़ोन की घंटी बज उठी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी। फ़ोन पर जूली की आवाज़ सुनते ही मैं खुश हो गई, और होती भी क्यों ना। जूली मेरे बचपन की सबसे प्रिय सहेली है। हमने काफ़ी समय साथ में गुजारा है। फ़ोन पर उसने बताया कि वह मेरे ही शहर में अपनी कुछ विदेशी महिला मित्रों के साथ एक होटल में ठहरी है। मैंने उसके होटल में रुकने पर थोड़ी बहुत नाराज़गी जताई तो वह हंसने लगी और बोली कि वह कुछ ही देर में अपनी पूरी सहेलियों और उन मित्रों के साथ मेरे घर पहुंच ही रही है और वह डिनर मेरे साथ ही करेगी। उसकी बातों में पूरा अपनापन था, जैसे पहले हुआ करता था। अनजाने ही मैं पिछली यादों में खोती चली गई। जूली और मैं एक छोटे से कस्बा नुमा शहर में रहा करते थे, काफ़ी छोटा सा। मैं एक अच्छे नौकरी पेशा मध्यवर्गीय परिवार से थी, जबकि जूली का पारिवारिक स्तर निश्चय ही मुझसे काफ़ी ऊंचा था। वह औद्योगिक घराने से थी, हमसे काफ़ी ऊपर, पर हमारे बीच ऐसी कोई दूरी नहीं थी। हम पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा करते थे और हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। हमने प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा एक साथ पूरी की थी। हमने अपने खेल खिलौने, हंसी खुशी, रोना झगड़ना, मान मनुहार, प्यार दुलार सब कुछ आपस में पूरी तरह बांटा था। उस छोटे से शहर में हम साथ साथ घूमे फिरे थे। उम्र के खूबसूरत पड़ाव पर हमने अपनी कल्पनाओं, सपनों को एक साथ साथ जिया था। मुझे अब भी वह क्षण और वह दिन अब तक याद है जब एक दिन अचानक जूली ने बताया था कि वह पड़ोस के एक युवक से प्यार करने लगी है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वह बड़ी रोमांचित थी। उसकी नर्गिसी खूबसूरत आंखें पनीली होने लगी, थोड़ी सी रुआंसी होने लगी, जिन्हें उसने अपने गुलाबी दुपट्टे से पोंछ लिया था। वह बड़ी सुकुमार और कुछ सहमी सी दिख रही थी। मैं कुछ समझने लगी थी। मैंने उसे भरपूर नज़रों से देखा। उसने धीरे से आंखें झुका ली। मैं थोड़ी असहज थी, फिर भी अपने को सहज बनाने की लगातार कोशिश कर रही थी। वह प्यार में थी और मैं असमंजस में। खैर, अब किया ही क्या जा सकता था। ना चाहते हुए भी मैंने उसे टोका था और उसे उसके प्रतिष्ठित और रूढ़िवादी परिवार की एक बार फिर याद दिलाई थी कि उसका स्तर कहाँ है और उस लड़के का कहाँ। वह गंभीर हो गई थी। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया था, जैसे मुझसे साथ देने का मूक आश्वासन चाह रही हो। थोड़ी देर तक हम यूं ही खड़े रहे और वह मेरी तरफ अपलक देखती रही। मेरा मौन समर्थन मिलते ही वह अचानक से खिल सी गई और खुश हो गई। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि वह अपने परिवार का सामना पूरी तरह से करेगी, पर शिखर से अलग होने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती, कम से कम इस ज़िंदगी में तो नहीं। मुझे उसका विश्वास भरा साहस बहुत अच्छा लगा था। जूली का प्यार परवान चढ़ रहा था। उस छोटे से शहर में सबको धीरे धीरे, जहाँ सभी एक दूसरे को जानते पहचानते थे, यह बात भी छुपी नहीं रह सकती थी। काफ़ी लोगों को पता चली, लेकिन जूली इनसे बेखबर अपने आप में ही खोई रहती थी। मैं उसकी इस बेफिक्री पर कभी कभी झुंझला जाती। आखिर यह सही नहीं था। मैं उसे टोकती, उसे संयत रहने की हिदायत देती ताकि उसके परिवार के नाम पर आँच ना आए। धीरे धीरे उसने अपनी उमंग को नियंत्रित कर लिया और सब कुछ सामान्य दर्शाने की चेष्टा करती रही।
हमारी बीए की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जूली के माता पिता उसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते थे और संभवतः जूली भी इसी शहर में रहना चाहती थी। वह यहाँ से और शेखर से दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे एमए करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। हम बराबर एक दूसरे को पत्र लिखते रहे और छुट्टियों में लगातार मिलते भी रहे। हमारी बातों में प्राय जूली और उसके प्रेमी शिखर की ही बातें होती। उन दिनों छोटे से शहर में लड़की और लड़के का मिलना जुलना नहीं होता था और फिर इतना छोटा शहर के प्रेम भी पनपते तो सबको पता चल जाता था। प्रेम कहानियाँ रची जाती थी और प्रेम प्रसंग पर तरह तरह की व्याख्याएं भी होती रहती थी। जूली उसी शहर में रहकर एमए कर रही थी। देखते ही देखते पता ही नहीं चला और हमने एमए का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा भी कर लिया। जूली ने आगे ना पढ़ने का मन बना लिया था और उसके माता पिता भी यही चाहते थे। मैं परीक्षा देकर वापस आ गई थी। आगे की योजना परीक्षा फल आने तक मैंने स्थगित कर ली थी। मैं उसके बाद ही डिसाइड करना चाहती थी कि आगे क्या करना है, पर यह सुनिश्चित था कि मुझे आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। छुट्टियों में मेरी मुलाकात जूली से होती रहती थी और हम कभी कभार मिल लेते थे। उसके माता पिता उसके विवाह की योजना बना रहे थे। यह जूली ने मुझे बता दिया था। मैंने उसे अपने माता पिता को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा और उससे कहा कि वह शेखर के बारे में उन्हें बता दे, पर उसने टाल दिया। दिन बीतते रहे और हमारा परीक्षा फल आ भी गया। हम दोनों ही उत्तीर्ण हो गए थे। मैंने शोध करने का मन बना लिया और मैं पुनः घर से दूर अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इसी बीच मेरे माता पिता ने मेरा विवाह उसी शहर में निश्चित कर दिया जहां मैं पढ़ाई करती थी। सगाई की औपचारिकता रस्म भी पूरी कर ली गई उसी शहर में जहां मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने यह बात जूली को बताई। वह बहुत खुश हुई। उसने मेरे मंगेतर पार्थो से मिलना चाहा और हमने जल्दी ही इसका प्रोग्राम बनाया। कुछ दिनों बाद एक छुट्टी में मैं, पार्थो, जूली और शिखर आपस में मिले। अच्छा लगा सबको आपस में मिलकर। इस मुलाकात में पार्थो और शिखर का अच्छा खासा परिचय हो गया। मुझे याद है लौटने के बाद उसने मुझे कोई भी पत्र नहीं लिखा था। मेरे पत्रों का उसने जवाब भी नहीं दिया था। मैं भी अपने शोध कार्य में व्यस्त थी, किंतु इस व्यस्तता के बावजूद मुझे जूली की लापरवाही खलने लगी। मैं लगातार उसके पत्रों का इंतज़ार करने लगी। मेरे मन में उसे लेकर तरह तरह की शंकाएं भी उठती रही कि आखिर बात क्या है। जाड़े की छुट्टियों में मैं अपने घर गई। घर पहुंचते ही मेरी माँ ने मुझे जूली की सगाई की खबर सुनाई। माँ ने यह भी बताया कि जूली का विवाह किसी बहुत बड़े औद्योगिक घराने में हो रहा है। यह सब सुनकर मैं अवाक थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मुझे जूली पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल मैं अनेक शंकाओं से घिर गई। न जाने क्या तकलीफ़ हो, मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मुझे जूली का खूबसूरत चेहरा मुरझाया हुआ और उसकी चंचल आँखें उदास महसूस होती रही। मुझे लगा मुझे उसका उदास चेहरा ही देखना पड़ेगा। उसके घर पहुंचकर सीधे उसके कमरे में मैंने धड़कते मन से प्रवेश किया, पर कमरे का दृश्य देखकर मैं अजीब सी स्थिति में खुद को पा रही थी। जूली रेशमी पीली साड़ी फैलाए उसमें गोटे सितारे टाँकने में अति व्यस्त थी। मुझे देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी और मुझसे लिपट गई। मैं हैरान हो गई। कहाँ तो मैंने सोचा था कि वह उदास होगी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा
खिला खिला लग रहा था और उसकी आंखों से खुशियाँ छलक रही थीं, पर उसने मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था। वह समझ गई थी कि मैं क्या पूछना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। वह संयत और सहज थी, लेकिन मैं बिल्कुल असहज थी। वह मुझे पत्र ना लिख पाने के लिए बार बार माफ़ी मांग रही थी। उसने बताया कि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से भी अधिक बड़े धनाढ्य और प्रतिष्ठित परिवार में उसका विवाह सुनिश्चित कर लिया है और वह यही चाहते थे। उसने मुझे यह भी बताया कि उसके होने वाले पति और उसके ससुराल वाले काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं। उसका पति भानु उदय सिंह बहुत बड़ा उद्योगपति है और उनका देश विदेश में व्यापार फैला हुआ है। उसने अपनी सगाई की अनेक तस्वीरें दिखाईं। सगाई के बहुमूल्य गहने, कपड़े दिखाते हुए वह फूली नहीं समा रही थी। वह इतनी खुश और उत्साहित थी कि मैं हैरान रह गई और मैं शिखर के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। वह लगातार बोले जा रही थी। फिर अचानक वह एकदम से शांत हो गई। कमरे में घोर सन्नाटा व्याप्त हो गया। वह कुछ बेचैन सी लगी। उसने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मेरे मन में उठे भारी तूफान को शांत करना चाह रही हो। मेरी आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े, जिन्हें उसने अपने हाथों से पोंछ दिया। मैंने उसकी ओर देखा। वह बड़ी शांत और समझदार लग रही थी। उसने पुनः बोलना शुरू किया। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। परिवार की प्रतिष्ठा के अनुरूप हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल सही है, उसने कहा। उसने बताया कि वह माता पिता की प्रतिष्ठा के सामने झुक गई और विरोध नहीं कर पाई। उसने अपने घर खानदान के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया और सारी स्थिति स्वीकार कर ली। उसका ऐसा बलिदान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहली बार न जाने क्यों उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी और विश्वास हो भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि सुख ऐश्वर्य के लिए उसने शिखर को जानबूझकर भुला दिया है। शीघ्र ही जूली ब्याह कर अपनी ससुराल चली गई। वह अपार ऐश्वर्य की स्वामिनी बन गई थी। उसका भव्य विवाह समारोह लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया था और काफ़ी महीनों तक उसके विवाह के बारे में बातचीत होने लगी। सभी उसके सौभाग्य का बखान करते करते नहीं थकते थे। पता नहीं क्यों इन सब के बीच मेरा मन उदास हो जाता। खैर, धीरे धीरे मैं भी अपने अध्ययन में व्यस्त हो गई। कुछ दिनों बाद जूली का एक बड़ा सा रजिस्टर्ड लिफाफा मुझे मिला। लिफाफे में उसकी अपने पति के साथ ढेर सारी तस्वीरें थीं, जिन्हें उसने मेरे लिए भेजा था। उसने मुझे एक पत्र भी भेजा था, जिसे मैंने ध्यान से पढ़ा, जिसमें उसने अपने सुखद वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखा था। वह अपने नए परिवार में बेहद खुश और संतुष्ट थी। मुझे थोड़ा सा इत्मीनान महसूस हुआ। हमारे बीच पत्रों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अपने पत्रों में वह अपनी खुशहाल ज़िंदगी में देश विदेश की यात्राओं और नए नए अनुभवों के बारे में विस्तार से लगातार लिखती। उसके पत्रों से ही पता चला कि उसके पति भानु और उनका पूरा परिवार देश विदेश में फैले अपने उद्योग धंधों में व्यस्त रहते हैं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी होती कि अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद वे अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़कर जनहित के कार्य भी लगातार करते रहते हैं। जूली ने मुझे बताया कि वह अपने पति के व्यवसाय और सामाजिक सरोकार से पूरी तरह से जुड़ गई है। अपने पत्रों में उसने यह भी लिखा था
कि उसका जीवन अब किसी सुखद स्वप्न के साकार होने जैसा है। वह बेहद खुश है। उसके पत्रों को बार बार मैं पढ़ती रहती। मैं कभी कभी हैरान परेशान हो जाती और सोचती कि वह स्वच्छंद, चंचल, हिरनी सी जूली कैसे यह सब कर पाती होगी। एक पलकों को मुझे उसका नया स्वरूप बनावटी लगने लगता और मैं सोचती शायद ये सब झूठ है और उस पर शक होने लगता। पर अपने बचपन के स्नेहपूर्ण मित्रता के वशीभूत मैं उस पर विश्वास करने लगी। उसके पत्रों के एक एक शब्द मुझे बांधते चले गए और धीरे धीरे मैं उसके नए स्वरूप को स्वीकारती चली गई। मेरे विवाह का निमंत्रण पत्र पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन दिनों वह विदेश यात्रा पर थी। उसका आना संभव नहीं था, पर अचानक विवाह के दिन आकर उसने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। बाद में बिना बताए वह एक दिन मेरे ससुराल भी आ गई थी। उसकी इन छोटी छोटी बातों में जो अपनापन होता था वही उसे खास बनाता था। वह मेरी सबसे खास मित्र थी। वह रिश्तों को संपूर्णता से जीती थी। मुझे यह सोचकर गर्व होता था कि जूली अपने प्यार को भूलकर कुल की मर्यादा के लिए नितांत अनजान व्यक्ति के साथ विवाह बंधन में बंध ही नहीं गई थी, बल्कि उसने अपनी पूरी जीवन शैली और उसके लिए, उसके परिवार के लिए खुद को ही बदल दिया था। भूल कर भी कभी उसने अपने पत्रों में शिखर की चर्चा नहीं की थी। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता था, परंतु मैं उसके त्याग के प्रति बहुत भावुक थी और इसलिए उसे पहले से ज़्यादा चाहने लगी थी। वह सचमुच खास थी। अचानक मेरे पति ने मुझे आवाज़ दी और मैं अतीत से वर्तमान में लौट आई और मुझे याद आया कि जूली अपने मित्रों के साथ आने ही वाली होगी। मैंने बड़े उत्साह से जूली के आने की खबर पार्थो और बच्चों को दी। सब बहुत खुश थे। देखते ही देखते पूरा घर नए रंगीन पर्दों, चादरों, कुशन और ताज़ा फूलों से सज गया। सब ने मेरी खूब मदद की। मैंने झटपट नाश्ता और डिनर के लिए मेन्यू बना लिया। नौकरानी को ज़रूरी हिदायत दे डाली। अच्छी क्रॉकरी बाहर निकाल ली। मतलब यह कि जूली के स्वागत में सब कुछ सज संवर गया। शाम को लगभग 7 बजे जूली अपने मित्रों के साथ आ पहुंची। आते ही वह मुझसे लिपट गई। वह मेरे पति, बच्चों से बड़ी ही आत्मीयता से मिल रही थी। उसने अपने मित्रों से हमारा परिचय कराया और उन्हें बताया कि वह उन्हें भारत दर्शन कराने लाई थी। उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था और वह काफ़ी खुश लग रही थी और वह पहले से भी अधिक सुंदर और गरिमामय लग रही थी। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण में उसका रूप किसी देवी की तरह दमक रहा था। उसके माथे की बिंदिया उसके चेहरे को और भी शोभावंत कर रही थी और सौभाग्य की छटा बिखेर रही थी। मैं उसे अपलक निहारती रही। तभी उसने मुझे टोका, अरे कुछ खिलाओगी या यूं ही देखती रहोगी? मुझे उसका टोकना बहुत अच्छा लगा और मैं वर्तमान में आ गई। मैं नाश्ता लगाने लगी। बच्चे मेहमानों के स्वागत में लग गए। मैं और जूली आपस में बातें करने लगे, वही पुरानी बातें। जूली अपने पति, बच्चों और यात्राओं के बारे में लगातार बातें करती रही। उसने बताया कि वह पिछले 1 सप्ताह से यूपी के ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों का अपने मित्रों के साथ भ्रमण कर रही थी और यहीं घूम रही थी। लगभग 10 बजे मैं खाना लगाने लगी उन सभी के लिए। खाने से पहले उसने मेरे फ़ोन से अपने पति, बच्चों से बात की। फिर वह किचन में आ गई और मेरा सहयोग करने लगी, छोटी मोटी मदद करने लगी। अचानक उसने बताया कि वह रात मेरे पास रुकेगी और मेहमानों को होटल वापस भेज देगी। उसने अचानक से मेरे गले में बाहें डालकर
हंसते हुए कहा कि आज रात हम दोनों पूरी रात खूब सारी बातें करते रहेंगे और पूरी रात जागेंगे। उसका अपनापन मुझे अंदर तक छू गया। मेहमान होटल जाने लगे। हम उन्हें विदा करने बाहर निकले ही थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन सुनने के लिए अंदर भागती हुई लौट आई। फ़ोन पर मैंने जो आवाज़ सुनी उससे मैं बुरी तरह से चौंक गई। अरे, यह तो शिखर की आवाज़ थी, जूली के पूर्व प्रेमी शिखर की। शिखर ने मुझे बताया कि वह मेरे घर पहुंच रहा है। मैं बुरी तरह से हैरान थी और स्तब्ध थी। मैंने रिसीवर रखा ही था कि पार्थो और जूली कमरे में आ गए। मैंने उन्हें शिखर के आने की खबर थी। पार्थो कुछ गंभीर हो गए और बिना कुछ बोले बच्चों के कमरे में चले गए। जूली मेरी घबराहट देखकर हंसने लगी। उसने बड़ी सहजता से बताया कि जब से वह इधर आई है, शिखर उसके साथ ही रहता है। मुझसे वह कुछ चंचल सी दिखी। वह आराम से पैर फैलाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे उस पर संदेह होने लगा और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, जिसे वह अच्छे से समझ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो, रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं हो जाया करते ना। शिखर अभी भी मेरा है। मैंने उसे खोया नहीं है और मैं उसे खोना भी नहीं चाहती। उसकी बातों से मुझे कंपन सी होने लगी और मैं थोड़ी हैरान परेशान हो चुकी थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसे शिखर की पत्नी, परिवार और उसके अपने पति और परिवार का ध्यान दिलाया। उसने जिस तरह से अपने माता पिता की बात और मर्यादा के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ कुर्बान कर दिया था और सब कुछ स्वीकार कर लिया था, मैंने उसे यह सब याद दिलाया। वह खामोश रही और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मैंने यह सब उम्मीद नहीं की। मैंने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई और खूब सारे ताने दिए, लेकिन वह चुपचाप सुनती रही। उसका धैर्य, उसकी खामोशी मेरे अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। सच कहूँ, मुझे तो वह बेहद ही चतुर खलनायिका सी लगने लगी। कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही वह बाहर चली गई और शिखर के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गई। पार्थो कॉफ़ी के लिए कहकर वह भी उनके साथ जाकर बैठ गए। मैंने स्वयं को सहज बनाने का खूब प्रयास किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बाई कॉफ़ी ले आई। पार्थो ने मुझे बुलाया और मुझे उनके पास न चाहते हुए भी जाना ही पड़ा। ड्राइंग रूम में सब कुछ सामान्य सा था। किसी के चेहरे पर ना कोई घबराहट और ना ही कोई अपराध बोध था। शिखर ने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया। सब कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ चुपचाप आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं काफ़ी असहज हो रही थी। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी और मैं चुपचाप उठकर अंदर चली गई। पार्थो भी मेरे साथ अंदर आ गए। कुछ देर बाद जूली अंदर आई। उसने अपना बैग खोलकर कुछ पैकेट्स निकाले और मुझे उपहार स्वरूप देने लगी, और क्योंकि मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने उपहार लेने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर वह उदास हो गई। मैंने एक बार फिर उसे समझाने की भरसक कोशिश की। उसने उस सर्द रात में मेरे माथे पर आई पसीने की बूंदों को अपने रेशमी आंचल से पोंछ दिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं तुम्हारे अपनेपन की कद्र करती हूँ और मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारा विरोध, तुम्हारी चिंता सही है, पर तुम परेशान मत हो। अब हम सब बड़े हो गए हैं। हम अपना भला बुरा अच्छे से समझते हैं। मैं अपने पति और परिवार की जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह निभा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता के मान सम्मान को
कभी भी ठेस ना पहुंचाई है और ना ही कभी पहुंचाऊंगी। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमारा अलग से अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी अपनी ज़िंदगी में कुछ नितांत व्यक्तिगत भी तो हो सकता है हमारा कुछ अलग। वह थोड़ा ठहरी और फिर बोली, तुम बताओ, मेरे माता पिता ने मेरी भावनाओं को कितना समझा और कितना सम्मान दिया, मेरी इच्छा और अनिच्छा को कितना समझा। सब स्वीकार लेने का यह मतलब तो नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया और रातों रात मैं बदल जाऊं और पूरी ही बदल गई, मेरा प्रेम बदल गया। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। मैं वही हूँ, मेरा प्रेम भी वही है। हाँ, मेरा तरीका थोड़ा बहुत ज़रूर बदल गया है। मैं तुम्हारी वही जूली हूँ, वही तुम्हारी बचपन की सहेली जो तुम्हारी हर बात मानती रही है। मैं सांस रोके उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे के भाव उसके मन में उठे हलचल को स्पष्ट कर रहे थे। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और फिर शांत लहजे में बोली, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। यह दुनिया अनोखी है और इसके रंग ढंग भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के तौर तरीके अनोखे हैं। कुछ हमें अच्छा लगेगा, कुछ नहीं। हम किस किस की जिम्मेदारियाँ ले सकते हैं। वह थोड़ी देर चुप रही। मुझे लगा कि वह मुझे उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करने की जैसे चेतावनी दे रही है। उसने फिर बोलना शुरू किया, देखो, मैं एक ऐसी सोसाइटी से हूँ, हाई सोसाइटी से, जहाँ सब अपना अपना जीवन जीते हैं। मेरी जीवन शैली बदल गई है पर मेरा हृदय वही पुराना का पुराना है। मुझे अपने पति परिवार के सम्मान का आभास है, पर मैं अपने प्यार का भी सम्मान करती हूँ। फिर वह हल्के से हंसी और बोली, वैसे भी मैं हाई सोसाइटी के तौर तरीक़ों को अच्छे से समझ गई हूँ। पति पत्नी एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में ताक झाँक बिल्कुल नहीं करते। इसे हाई सोसाइटी की संस्कृति कह सकती हो। मुझे लगा वह मेरे मिडिल क्लास होने का मुझे ताना दे रही हो और मुझे एहसास करा रही हो कि मैं काफ़ी छोटी हूँ। मुझे चक्कर सा आ गया। वह किस अस्तित्व, विश्वास, संस्कृति को परिभाषित कर रही थी, यह मेरी समझ से बाहर था। मुझे वह स्वार्थी, धोखेबाज और पूरी की पूरी चालाक दिख रही थी। उसने उपहार के पैकेट्स पूरे अधिकार के साथ मेरे पलंग पर रख दिए और बैग से अंदर एक सुंदर काला सूट निकालकर चेंज किया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सहज मुस्कान के साथ मुझे देखा। मैंने सहम कर पूछा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? उसने बताया कि वह शिखर के साथ टूरिस्ट डाक बंगला जा रही है। रात वहीं रुकेगी और सुबह होटल चली जाएगी। मैं अवाक सी सब कुछ देखती और उसके बारे में सोचती रही। वह विदा लेने के लिए मुझसे लिपट गई। उसने मेरे माथे को चूम लिया और मुझे लगा जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डंक मार दिया हो। रात ना रुक पाने के लिए उसने मुझसे बुरी तरह से माफ़ी मांगी। मैं मूक सी सब देख रही थी। मेरा भय साकार हो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं स्वयं को असहाय अनुभव कर रही थी। वे चले गए और मैं शर्मिंदा सी अपने पति के सामने खड़ी थी। मुझे वह छलावा सी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि वह मुझसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि अपने पुराने प्रेमी से मिलने आई थी। उसने मुझे माध्यम बनाया था, मेरा इस्तेमाल किया था। उसने मुझे मेरी मित्रता को, मेरे विश्वास को बुरी तरह छला था। यह सब सोचते ही मेरा मन अवसाद से भर गया। मैं सुबकती रही और वह भयानक रात ढलती रही।
दूसरी सुबह मैं हद से ज़्यादा उदास थी और मेरा चेहरा एकदम रुआंसा था। मेरा मन भारी था। सुबह के उजाले में उसके दिए उपहार के पैकेट्स, नए रंगीन पर्दे, चादरें, कुशन और बिखरी हुई क्रॉकरी मुझे कटाक्ष करने से प्रतीत हो रहे थे। मैंने अपनी आंखें चुपचाप बंद कर ली। तभी पार्थो ने बड़े स्नेह से मुझे चाय का प्याला पकड़ाया जो उसने मेरे लिए बनाई थी। वह मेरे पास बैठ गए और बोले, तुम उदास ना हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती। जिस पर हमारा वश नहीं, उसे उसी के हाल पर छोड़ देना ही उचित है। हाँ, हो सके तुम उसे भूलने की कोशिश करो। एक बात हमेशा याद रखना कि एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं, इसका ध्यान हमेशा रखना। पार्थो ने जाने अनजाने मेरे समक्ष विकल्प रख दिए थे, परंतु मेरी व्यवस्था तो यह थी कि ना तो मैं उसे उसके हाल पर छोड़ सकती थी और ना ही उसे भूल सकती थी। सिक्के के दो पहलू या दूसरा पहलू समझने को ना मेरे पास धैर्य था और ना ही पूरी समझ। भारी मन से मैंने बिस्तर छोड़ा और नित्यचर्या में लग गई। मन अनेक प्रश्नों से जूझ रहा था कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। पार्थो ने फ़ोन उठाया और हेलो के साथ ही मुझे आवाज़ दी। मैं समझ गई कि शायद मेरा ही फ़ोन था। मेरे पहुंचने पर उन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन पर जूली थी। उसने पूरी ताज़गी के साथ हंसते हुए हेलो कहा। मैं फिर भी चुप रही। उसने कहा, लो, शिखर की पत्नी शोभा से बात करो। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले ही शोभा की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी और मेरे कानों में घुल गई। हमारे बीच हल्की फुल्की सी यहाँ वहाँ की बातचीत, औपचारिक बातें हुई। अगली आवाज़ फिर जूली की थी। उसने पूछा, कैसी हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गई कि मैं अब तक गुस्से में थी। उसने बड़ी आत्मीयता से कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी वही जूली हूँ जो तुम्हारी हर बात मानती रही है। पर सोचो, क्या मैं और शिखर दोस्त नहीं हो सकते? मैं शिखर से कभी भी दूर हुई ही नहीं। मैंने शिखर को अपना परिवार बसाने पर बाध्य किया था। उसकी पत्नी शोभा से हमने कभी कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सब कुछ बता दिया था। शोभा एक समझदार पत्नी है। शिखर उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वे आपस में परस्पर बहुत खुश हैं। शिखर खुश है तो मैं खुश हूँ। उसका परिवार सुखी है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ और ना ही गैर जिम्मेदार। शिखर को मैंने खोया नहीं है, बल्कि निस्वार्थ ढंग से पाया है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। यह मेरी जिम्मेदारी है। सारी बातें बताते बताते और बोलते बोलते वह अचानक से ठहर गई। कुछ क्षण बाद वह रुंधे स्वर में बोली, तुम जानती हो कि मेरा विवाह शिखर से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह मेरे पिता से कम हैसियत वाला था। उसकी हैसियत उसकी ईमानदारी है जो सबसे ज़्यादा है। वह सज्जनता है। वह अच्छी नौकरी में है। उसका अपना बनाया सब कुछ उसके पास है। समाज में उसका सम्मान है। उसका परिवार उससे स्नेह रखता है। वह बोलते बोलते सिसकने लगी। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की। अपनी सिसकियाँ रोकते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया और वह कहने लगी, विश्वास करो, रात तुम्हारे यहाँ ना रुकने के पीछे शोभा का आग्रह था। वह कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाई। क्या कहूँ, अब तो मैं शिखर के साथ साथ शोभा और उसके बच्चों से भी प्रेम करने लगी हूँ।
फिर वह किंचित हंसते हुए बोली, मेरे प्यार ने विस्तार पार लिया है, या यूँ समझो कि हमारे प्यार का रूपांतरण हुआ है और एक नया रंग पा लिया है। यह अपराध बिल्कुल नहीं है। अब मुझे किसी तरह से और किसी से भी कोई पछतावा नहीं है और ना ही कोई अपराध बोध है। वह हंसती हुई अपनी जाने पहचाने मजाकिया अंदाज में बोली, मैंने कहा था ना कि मैंने अपना तरीका बदल दिया है। बस यही वह तरीका है। बस मेरे होठों पर मुस्कान तैर आई। वह बोलती रही, हाँ, यह ठीक है कि मैंने जो भी कुछ किया यह सब तुम्हें बताया नहीं। मैं असमंजस में थी कि तुम मुझे किस तरह लोगी, पर मैं शायद गलत थी। तुमने मेरा हमेशा विश्वास किया है, हर एक बात का। यह मुझे याद रखना चाहिए था। मुझे एक बार फिर माफ़ करना। शायद मुझे सब कुछ तुम्हें बता देना चाहिए था। वह चुप हो गई। फ़ोन कट चुका था, पर उसकी निश्चल गूंज बाकी थी। एक बार फिर सरप्राइज़ दिया था उसने। अपने आंसू पोंछते हुए मैं पलटी। पीछे पार्थो खड़े थे। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। मैं सिक्के का दूसरा पहलू देखकर निशब्द थी, बिल्कुल निशब्द, पर मेरा मन पूरी तरह से पुलकित था। उसने मुझे आज भी फिर से मोह लिया था। अब फिर अचानक से सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। रात के उदास रंगीन पर्दे, चादरें, कुशन, बिखरी क्रॉकरी और गुलदस्ते में लगे फूल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने महसूस किया कि उसकी सर्द रात की सुबह गुनगुनी और भली भली सी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।